Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स को स्टडी किया। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड किया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। टॉपिक है आज का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। आपको सबसे पहले प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करना है कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। वैसे तो ये प्रीवियस क्लासेस में आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक रिव्यू मैं देना चाहूँगा। हम कंसिडर करते हैं कुछ वैल्यूज 5, 8, 10, 11 एंड 15। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास टोटल 5 वैल्यूज हैं। अब 5 वैल्यूज के लिए अगर हमने कैलकुलेट करनी है प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना है, प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इवन नंबर्स देखने हैं कि टोटल इवन नंबर्स कितने हैं इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में। सो इवन नंबर्स को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो 8 और 10, यानी आपके पास इवन नंबर्स कितने हैं। यहां पर इवन नंबर्स की तो तादाद है वो है 2, ठीक है। टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर्स, जब आप टोटल नंबर्स को देखेंगे तो टोटल है आपके पास 5। सो जब हम ये बात करते हैं कि आप प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स को कैलकुलेट करने की तरफ जा रहे हैं तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय 5। सो इट इज अ फ्रैक्शन एक्चुअली। सो प्रोपोर्शन को आपने अंडरस्टैंड करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शन लाइक फ्रैक्शन, यानी आपने ये देखना है कि आपके पास टोटल कितना है, ठीक है। ओवरऑल टोटल की बात करें यानी कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें से जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, सो जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसका आपने काउंटिंग कर लेनी है उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में से, और फिर वहां से काउंटिंग को आप न्यूमरेटर में रखेंगे। सो इट इज अ फ्रैक्शन। प्रोपोर्शन को आपने एक सेंटेंस के तौर पे याद रखना है, इट इज अ फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट्स द फोकस्ड नंबर्स, ठीक है। जिसमें आपका फोकस है उसको आप न्यूमरेटर में रखते हैं और ओवरऑल टोटल को डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था प्रोपोर्शन के हवाले से। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कि ऑलरेडी इससे पहले आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी फैमिलियर हो चुके हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है आपने, सैंपल प्रोपोर्शंस। अब ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शन को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये डिफरेंट काइंड की हो सकती है। इट मे बी इवन नंबर्स, it may be odd numbers, it may be prime numbers, or it may be number divisible by 5 or 2 or 3, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में से आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं आपने वो काउंटिंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इवन नंबर में इंटरेस्टेड हैं तो उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में से आपने काउंटिंग कर लेनी है कि कितने नंबर्स इवन हैं, उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। सिमिलरली अगर आप ऑड नंबर्स में इंटरेस्टेड है, आप प्राइम नंबर्स में इंटरेस्टेड है, आप नंबर डिविजिबल बाय 5 है और 3 है और फॉर एग्जांपल 2 है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या करना है, उसकी काउंटिंग कर लेनी है एक्चुअल इंफॉर्मेशन में से, और उस इंफॉर्मेशन में से आपने उसको न्यूमरेटर में रखने के बाद टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब जब प्रोपोर्शन निकल आएगी हर पर्टिकुलर सैंपल के लिए तो फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन।
ठीक है जी। अब इसको P से डिनोट किया जाता है सैंपलिंग के अंदर, लेकिन कुछ चीजें और हैं इसमें समझने के लिए जो आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि ये बेस है आपकी कि जिसकी तरफ आप मूव करते हुए जाएंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को जनरेट करेंगे। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि जब हम बात करेंगे सैंपल प्रोपोर्शन की, तो फिर इसका मतलब है उसके साथ ही रिलेट होगा क्या चीज, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी। यानी सैंपल विदाउट पॉपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो इसका मतलब है कि दोनों के लिए आपके पास डिफरेंट टर्म्स होंगी, आपके पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होंगी, डिफरेंट आउटलुक्स होंगी, वो आपने अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in population in which we are interested। यानी आपने ये ज़हन में रखना है, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आप इसको नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो के से डिनोट होगा, और कैपिटल एन ऑलरेडी आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जब भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपने माइंड के अंदर रखना है। के इज द नंबर, के वो नंबर है कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि जहां से आपने प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है, और एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड करेंगे। अब आपने इसकी नोटेशन भी याद रखनी है, इट इज डिनोटेड बाय पाई। यानी क्वेश्चन में कहीं पर भी पाई का जिक्र हो तो इसका मतलब यह है कि आपने माइंड के अंदर रखना है कि पाई इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यही पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो मैंने आपको 3 टर्म्स बताई हैं, यही 3 टर्म्स जब आगे हम जब इसको चेंज करेंगे तो आप देखिए यहीं से x stands for number of elements in which we are interested, present in सैंपल। सो अगर सैंपल के अंदर आपने प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है तो x वुड बी द स्पेसिफिक नंबर। इसी तरह आपको पता है n क्या होता है, सैंपल साइज, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, सो आप ये कहोगे कि सैंपल प्रोपोर्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे या उसकी क्या आउटलुक बनेगी। सैंपल प्रोपोर्शन is equals to x divided by n। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यानी that is denoted by p। इसलिए अब आपको 2 टर्म्स याद रखनी है, पाई स्टैंड्स विद पॉपुलेशन
एंड P स्टैंड्स विद सैंपल, यानी जब भी P का जिक्र आएगा इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट सैंपल, और जब भी पाई का जिक्र आएगा तो इसका मतलब है कि आप पॉपुलेशन का जिक्र कर रहे हैं। और P को जब आप फॉर्मूला उसका देखते हैं दैट इज x ओवर n, x क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी सैंपल में वो एलिमेंट्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसकी आप प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम डिनोट किससे करेंगे, उसको x से डिनोट करेंगे। n चूंकि सैंपल साइज है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल है, इसलिए सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बन जाएगा x ओवर n। सिमिलरली जब हम पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं तो दैट इज k ओवर n, और k को आपने याद रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इन विच वी आर इंटरेस्टेड। क्लियर हो की बात? सो दो फॉर्मूलाज हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन के हवाले से। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन्हीं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन के कुछ रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। जी, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। रिजल्ट्स रिगार्डिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, यानी सैंपल प्रोपोर्शन के हवाले से आपके कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है। पहला रिजल्ट ये है कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन is equals to expected value of P that is equals to mu P। नंबर वन, कि इससे पहले जब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट करते थे तो उसमें आपको याद होगा यहां पर P की जगह पर क्या होता था, x बार। ठीक है, अब चूंकि प्रोपोर्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, म्यू P, और म्यू P का जो रिलेशनशिप है दैट इज इक्वल्स टू पाई। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है जो आपको वेरीफाई करना है इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नंबर टू, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर एक चीज माइंड के अंदर रहे आपके कि जब हम प्रोपोर्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो दिस इज द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन, यानी हम जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन के हवाले से बात करेंगे तो फिर अंडरस्टूड बात है कि ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, सो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगी वो आपकी कहां से जनरेट होगी, वो हर सैंपल से जो आप प्रोपोर्शंस निकालेंगे और उस प्रोपोर्शन को कंसिडर करते हुए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, that probability distribution is actually the sampling distribution of population और sample proportion। so अगर population के लिए निकाल रहे हैं तो population sampling distribution हो जाएगी, लेकिन अगर samples के लिए निकाल रहे हैं तो samples को mind के अंदर रखते हुए आप इसकी calculations को perform करेंगे। so understood है ये बात यहाँ पर clear होनी चाहिए कि आप ऐसा ना सोचें कि mean of sampling distribution का मतलब कुछ और भी हो सकता है। so हम लोग चूंकि proportion का question कर रहे हैं या प्रोपोर्शन के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन के हवाले से ही है। ठीक है जी, सो अब वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा जी, उसको हम डिनोट करेंगे VP, और उसकी जो आउटलुक बनेगी सिग्मा स्क्वायर P इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n। So this is the notation of variance of sampling distribution of sample proportions, और उसका रिजल्ट जो वेरीफाई होगा वो किसके साथ होगा, पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n। यानी आपने याद रखना है कि ये जो पाई है, ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो ही यहां पर काउंट हो रहा है, यानी इस वैल्यू को जो आपने ये फर्स्ट रिजल्ट में कैलकुलेट की हुई है उसी वैल्यू को यहां लिखेंगे, 1 में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे और उसको n
यानी स्मॉल n पर डिवाइड कर देंगे, और ये क्या है, सैंपल साइज। अब म्यू पी के हवाले से देख लेते हैं कि म्यू पी का रिजल्ट किसके इक्वल है, दैट इज सिग्मा पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, एंड सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू सिग्मा पी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस म्यू पी होल स्क्वायर। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है कि ये एक अलग से कॉलम है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यानी ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन की प्रोबेबिलिटी को। सो पी के फॉन्ट साइज का ख्याल रखना है आपने बहुत अच्छे तरीके से। बास बच्चे क्या करते हैं, आप जरा गौर कीजिए कि कितना अनटाइडी हो जाएगा कि अगर आप इस तरह लिख रहे हैं, यानी अगर आप फॉन्ट साइज एक जैसा रखते हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम का सामना हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप नहीं हो सकेगी। सो बी केयरफुल कि मैं दोबारा लिख रहा हूं कि अगर आपने इसको पुट अप करना है, फॉर एग्जांपल आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये पी थोड़ा सा छोटा होगा, फिर प्रोबेबिलिटी वाला पी थोड़ा सा बड़ा होगा, और ब्रैकेट में ये सबस्क्रिप्ट में जाएगा, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज पी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। सो पी का कॉलम अलग से होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का कॉलम अलग से होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन दोनों फॉर्मूलाज को थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से अंडरस्टैंड करते हैं। जी, हमने अभी अंडरस्टैंड किया म्यू पी इज इक्वल टू सिग्मा पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। ये अलग से नहीं है कोई भी चीज, बताने का मकसद यहां पे क्या है, आपको एक्चुअली अपना प्रीवियस नॉलेज माइंड के अंदर रखना है कि जब हम म्यू एक्स बार की बात करते थे तो म्यू एक्स बार का मतलब यह था कि सिग्मा एक्स बार ने मल्टीप्लाई होना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार कैसे कैलकुलेट हुई थी, जरा इसको गौर से देखिए। जिस प्रोसेस के तहत प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट हुई थी उसी प्रोसेस के तहत आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ पी भी कैलकुलेट करना है। साथ साथ एक चीज माइंड के अंदर रखें कि किस तरह मैं सबस्क्रिप्ट्स और जनरल अल्फाबेट्स को लिख रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप अगर ख्याल रखेंगे तो एग्जामिनर के माइंड के अंदर ये आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि ये प्रोबेबिलिटी का है, ये स्मॉल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसी तरह जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकाला था उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स बार कैसे निकला था, उसी प्रोसेस के तहत आपने प्रोपोर्शन निकालना है। इसका मतलब ये हुआ, ये बात एक्सप्लेन करने का क्या मकसद है मेरा, कि आपको अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन अच्छे तरीके से क्लियर है, यानी जिस प्रोसेस के तहत जिस स्टेप्स जिन स्टेप्स को आपने अंडरस्टैंड करते हुए पॉपुलेशन और सैंपल मीन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसी तरह आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शंस को भी कैलकुलेट करना है और फिर उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है। यानी आपको अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स कैलकुलेट करनी आती है, उसके फॉर्मूलाज को वेरीफाई करना आता है, तो इसका मतलब है कि आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट निकालना है माइंड के अंदर से कि ये कोई डिफरेंट बात नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल क्लियरली रखें कि जिस तरह मीन कैलकुलेट हुआ एक प्रोसेस के तहत प्रोपोर्शन कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद जिस तरह मीन्स को यूज करके आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट की, उसी तरह आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है और फिर सम्स और आगे उसके डिफरेंट जो कॉलम्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं और यहाँ पर जो फॉर्मूलाज बताए गए हैं उनको अच्छे तरीके से जरूर अंडरस्टैंड करें और उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इनकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को हम परफॉर्म करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।